हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको यूपी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो मॉडल पेपर अपलोड किया गया है यूपी बोर्ड क्लास 12th के लिए, उसका हम सॉल्यूशन आपको बताने वाले हैं। और फ्रेंड्स, इसमें जो अनसीन पैसेज दिया गया है, इस अनसीन पैसेज पर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है। आपने शायद उस वीडियो को देखा होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप अनसीन पैसेज का वीडियो देख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, इसमें जो सेक्शन बी है, राइटिंग सेक्शन, और इसमें आर्टिकल जो भी पूछा गया है आपको बता देते हैं। इसमें पहला टॉपिक दिया गया है इंडिया अ लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी। इंडिया अ लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी। अब देखिए, अगर इस टॉपिक पे आर्टिकल लिखने के लिए आ भी गया तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं? भारत में जो भी खूबसूरत चीज़ें हैं, जो भी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे भारत की नदियाँ हो गई, पहाड़ हो गए, जंगल हो गए, या फिर ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, भारत में जो भी अच्छी चीज़ें हैं, यूनिक चीज़ें हैं, आपको उन सभी के बारे में इसमें लिखना है। इंडिया अ लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, इसमें आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे दिया गया जॉइंट फैमिली सिस्टम, जो कि मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और तीसरा यहाँ पे दिया गया माई प्लान्स फॉर फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर के लिए मेरा प्लानिंग, और ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस पर आप आर्टिकल ज़रूर तैयार कर लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर लेटर की बात करें तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं लेटर के लिए, लगभग उन सभी पर मैंने वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है आपको। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए, जो सेक्शन सी हमारा है ग्रामर पोर्शन, तो वही ग्रामर पोर्शन हमें देखना है, जिसमें देख लेते हैं सेक्शन सी का जो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है। सेक्शन सी चौथे क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया, द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड। अगर देखा जाए तो ये एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछा गया क्वेश्चन, ये द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड। और ये वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन है, और अब आपके लिए आसान हो गया है कि वोकेबलरी के जो क्वेश्चन होंगे ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, यानी कि इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया ऑप्शन। तो पहला यहाँ पे दिया गया है मोनार्की, और नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है, सेकंड वाला ऑप्शन है एनार्की। सेकंड ऑप्शन है एनार्की। और थर्ड ऑप्शन हमारा है पैट्रियार्की। पैट्रियार्की। और फोर्थ ऑप्शन यहां पे दिया गया है मैट्रियार्की। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से एक क्वेश्चन पूछा गया है, द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड, यानी कि अगर किसी देश में कोई सरकार ही ना हो तो उसको क्या कहेंगे? अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट को एक वर्ड में क्या कहा जाता है? अगर आप देखें तो इसमें मोनार्की का मतलब क्या है? मोनार्क का मतलब राजा होता है। जब राजाओं का शासन होता है, जैसे पहले समय में राजा महाराजा होते थे, तो उस समय को मोनार्की कह सकते हैं, वहाँ पे राजाओं का शासन होता था। और देखिए, यहाँ पे पैट्रियार्की और मैट्रियार्की का मतलब क्या है? पैट्रियार्की का मतलब एक ऐसा सोशल सिस्टम जिसमें पुरुष को प्रधानता दी जाती है, और मैट्रियार्की का मतलब एक ऐसा सोशल सिस्टम जिसमें महिला को प्रधानता दी जाती है। तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन भी हमारे करेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा है एनार्की, और एनार्की को हिंदी में कहा जाता है अराजकता, यानी जब कोई सरकार नहीं होती है तो उसको अराजकता कहा जाता है, और इंग्लिश में एक वर्ड में उसको कहते हैं एनार्की। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट को एक वर्ड में कहा जा सकता है एनार्की, और ये वास्तव में आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद देखिए, दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इसमें ए बी करके चौथे में 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। दूसरा यहाँ पे द फ्रेज इंचिंग टूवर्ड्स मीन्स, यानी कि इसमें एक फ्रेज दिया गया है इंचिंग टूवर्ड्स, और इसी का मीनिंग पूछा गया कि इसका क्या मतलब हो सकता है। अब इसके ऑप्शन भी देख लेते हैं। इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन इसमें है टू हैव एन इची फीलिंग। पहला ऑप्शन दिया गया है टू हैव एन इची फीलिंग। और नेक्स्ट ऑप्शन हमारा इसमें दिया गया है, दूसरा ऑप्शन है टू मेजर समथिंग। टू मेजर समथिंग, यानी कोई चीज मापना, टू मेजर समथिंग। और तीसरा ऑप्शन दिया गया है टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन। तीसरा ऑप्शन है टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन। और फोर्थ ऑप्शन हमारा इसमें दिया गया है टू मूव अपवर्ड्स। टू मूव
अपवर्ड्स। अब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? अगर हम ईडियम की बात करें, ईडियम या फ्रेज की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें जो वर्ड यूज हुए रहते हैं उसका एकदम एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता है। आपने देखा होगा, जितने भी ईडियम आपने देखा होगा, अब जैसे आंखों का तारा होना, तो इसमें स्टार्स ऑफ वन साइज नहीं कहा जाता, एप्पल ऑफ वन साइज कहते हैं। तो इसमें जो वर्ड होते हैं उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता है ज़्यादातर। तो इसमें इंचिंग टूवर्ड्स का मतलब क्या हो सकता है? तो पहला दिया गया टू हैव एन इची फीलिंग, यानी कि खुजली का एहसास होना। अब यहाँ पे ये ऑप्शन इसलिए दिया गया क्योंकि इंचिंग और इची ये थोड़ा सा मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन दे दिया गया है। लेकिन इंच का खुजली से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं हो सकता है, पहला वाला। और इंचिंग टूवर्ड, इंच का मतलब क्या है कि चीज़ को मापना है। इंच एक माप होता है, 1 इंच 2 इंच, ये तो एक माप है। और टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, टूवर्ड्स का मतलब की ओर है। और दूसरा यहाँ पे दिया गया टू मेजर समथिंग, कोई चीज़ मापना, कोई चीज़ मापना। तो ये देखते हैं, हो सकता है ये भी हो जाए करेक्ट ऑप्शन। और देख लेते हैं, टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन, यानी कि धीरे धीरे एक दिशा में आगे बढ़ना। और चौथा ऑप्शन यहाँ पे टू मूव अपवर्ड्स, यानी ऊपर की ओर बढ़ना। अब यहाँ पे इसका मीनिंग हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपको ये पता ही नहीं है इस फ्रेज का मीनिंग, आप गेस कैसे कर सकते हैं? इंच, 1 इंच को अगर देखा जाए तो ये बहुत ही कम एक माप होता है, 1 इंच। और टूवर्ड्स का मतलब की ओर, यानी किसी ओर 1-1 इंच बढ़ना, किसी ओर 1-1 इंच बढ़ना। 1-1 इंच बढ़ने का मतलब धीरे धीरे बढ़ना। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन। अगर आपको फ्रेज का मीनिंग पता ही नहीं है तब भी आप गेस कर सकते हैं ऑप्शन को देखकर कि इसमें सबसे सुटेबल ऑप्शन कौन सा हो सकता है। तो इंच का एक माप है जो कि बहुत ही कम होता है, 1 इंच। और टूवर्ड्स का मतलब की ओर होता है, यानी किसी ओर 1-1 इंच बढ़ना। और 1-1 इंच बढ़ने का मतलब टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन, एक दिशा में धीरे धीरे बढ़ना। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, तीसरा वाला। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो इसमें दिया गया है, सी वाला इसमें है, द सिनोनिम ऑफ मीगर इज। यहां पे पूछा गया है द सिनोनिम ऑफ मीगर इज, यानी कि इसमें मीगर का सिनोनिम आपको बताना है। और मीगर का मतलब होता क्या है? मीगर का मतलब होता है बहुत ही कम या थोड़ा, या फिर अल्प कह सकते हैं, अल्प या थोड़ा। मीगर का मतलब होता है बहुत थोड़ी मात्रा में। और इसका आपको सिनोनिम बताना है। सिनोनिम का मतलब पर्यायवाची बताना है इसको। अब देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया स्केयर्स, SCARCE, स्केयर्स, ये पहला ऑप्शन दिया गया है। दूसरा ऑप्शन हमारा है प्लेंटीफुल, दूसरा ऑप्शन है प्लेंटीफुल। और थर्ड ऑप्शन इसमें दिया गया है, वैसे तो इसमें अकैंटी लिखा हुआ है लेकिन इसमें मिस्टेक हो गया है, स्पेलिंग मिस्टेक है, ये स्कैंटी होना चाहिए, यहाँ पे स्कैंटी होना चाहिए। और चौथा यहाँ पे दिया गया बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। आपको बताना है कि इसमें मीगर का सिनोनिम क्या है। और मीगर का मतलब होता है बहुत कम, थोड़ी मात्रा में। अब देखिए इन सभी का मीनिंग देख लेते हैं। स्केयर्स का मतलब क्या हो सकता है? स्केयर्स का मतलब होता है अपर्याप्त, स्केयर्स का मतलब होता है इनसफिशिएंट, यानी कि अपर्याप्त। और प्लेंटीफुल का मतलब पर्याप्त होता है, पर्याप्त अपर्याप्त। अगर देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं। और स्कैंटी का मतलब भी होता है अल्प, स्कैंटी का भी मतलब अगर हम देखें तो इसका मतलब अल्प या थोड़ी मात्रा में होता है, अल्प या थोड़ा। और बोथ फर्स्ट एंड सेकंड तो हो नहीं सकता है कि ये भी हो और ये भी हो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। आप इसमें ऐसा गेस कर सकते हैं कि स्केयर्स का मतलब होता है अपर्याप्त और प्लेंटीफुल का मतलब होता है पर्याप्त। तो दोनों सिनोनिम तो हो ही नहीं सकते हैं किसी भी कीमत पर, क्योंकि दोनों एक दूसरे के एंटोनिम है। और जब ये दोनों नहीं हो सकते हैं तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ये ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है? स्कैंटी है। तो मीगर का सिनोनिम क्या होता है? स्कैंटी होता है। दोनों का मतलब होता है अल्प या थोड़ा। तो मीगर का सिनोनिम इसमें स्कैंटी है। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, डी वाला क्वेश्चन इसमें है
वन शुड डू हिज ड्यूटी, ये सिंटैक्स से क्वेश्चन दिया गया है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। वन शुड डू हिज ड्यूटी, और इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। इसमें आपको देखना है कि किस पार्ट में मिस्टेक है। वन शुड डू हिज ड्यूटी, इसमें मिस्टेक कहाँ पे, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है शुड, पहला ऑप्शन है शुड, और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है डू, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे दियर कर दिया गया है, लेकिन दियर तो इसमें कहीं है ही नहीं, तो यहाँ पे हिज होना चाहिए था। तीसरा ऑप्शन इसमें हिज होना चाहिए था। चौथा ऑप्शन इसमें है ड्यूटी, ड्यूटी। तो देखिए वन शुड डू हिज ड्यूटी, यानी एक व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, करना चाहिए, ये एक सजेशन है, तो इसमें शुड का यूज़ तो हम कर ही सकते हैं। तो यानी कि शुड में यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है। और ड्यूटी करना में करना के लिए डू का ही यूज़ किया जाता है, तो इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है, ये भी करेक्ट है। और ड्यूटी यानी कर्तव्य, इसमें भी कोई दिक्कत है ही नहीं, ड्यूटी तो एकदम करेक्ट है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो सकता है, यहाँ पे हिज हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यहीं पे मिस्टेक है सेंटेंस में। तो जैसे फ्रेंड्स अपना की जो अंग्रेजी होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हम लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा आई है तो अपना की अंग्रेजी माई होती है, अगर यू है तो योर, ही है तो हिज, शी है तो हर, दे है तो दियर, और वी है तो आवर। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपना की अंग्रेजी लिखते हैं। अब यहाँ पे वन आया हुआ है, और वन के साथ अपना की अंग्रेजी क्या यूज करते हैं, वंस यूज करते हैं, इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाकर। वन का पॉजिटिव केस हम कह सकते हैं वंस होता है एपोस्ट्रोफी एस लगाकर उसी वन में। तो इसमें यहीं पे मिस्टेक था हिज, तो ये तीसरा ऑप्शन जो हमारा है ये सही है। जिसमें मिस्टेक है जिस पार्ट में, उसी को आपको इसमें टिक करना है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो इसमें ई वाला पूछा गया क्वेश्चन, चौथे का ई वाला है ये। इसमें पूछा गया द एंटोनिम ऑफ बैरन इज, द एंटोनिम ऑफ बैरन इज, यानी कि बैरन का इसमें आपको एंटोनिम बताना है। और इसके लिए फ्रेंड्स आपको पहले बैरन का मीनिंग पता होना चाहिए कि बैरन का मतलब होता क्या है। तो बैरन का मतलब होता है बंजर, बैरन मीन्स होता है बंजर, यानी कि ऐसी ज़मीन जहाँ पे कोई फसल ना उगे उसको बंजर कहा जाता है। तो यहाँ पे बैरन का आपको एंटोनिम बताना है, और इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जितने भी जो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, 4 ऑप्शन दिए गए होंगे केवल होमोफोन्स को छोड़कर। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है फर्टाइल, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा इसमें है इनफर्टाइल, और थर्ड ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है फ्यूटाइल, FUTILE, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है फ्रेगाइल, FRAGILE। तो ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। अब देखिए बैरन का मतलब होता है बंजर, और इसका उल्टा क्या होगा, उपजाऊ। बंजर का उल्टा क्या होगा, उपजाऊ, और उपजाऊ के लिए इसमें कौन सा वर्ड दिया गया है। आपने फर्टिलाइजर का नाम सुना होगा। फर्टिलाइजर का मतलब क्या होता है, उर्वरक होता है, खाद होता है, फर्टिलाइजर जिसको कहा जाता है। तो फर्टिलाइजर किस वर्ड से बना हुआ है, फर्टाइल से बना हुआ है। फर्टिलाइजर इसी वर्ड से बना हुआ है, फर्टिलाइजर, फर्टाइल से, और इसका मतलब हो जाता है उपजाऊ। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, और यहाँ पे इन लग गया है तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो नहीं सकता है। और फ्यूटाइल का मतलब बेकार होता है, FUTILE, इसका मतलब बेकार होता है। तो यहाँ पे फ्यूटाइल का मतलब बेकार होता है, यानी कि ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। और फ्रेगाइल का मतलब नाजुक होता है, नाजुक। तो इसमें अगर देखा जाए तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, फर्टाइल है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं फर्टिलाइज़र का मतलब उर्वरक या खाद होता है, और फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। तो बैरन का एंटोनिम हो जाएगा फर्टाइल, और ये भी रियल में आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये जो चौथा क्वेश्चन आपका होगा इसमें ABCDE करके ये 5 क्वेश्चन एक एक नंबर के पूछे गए होंगे, और ये सभी आपको बता दिया गया। अब इसके बाद आते हैं हम 5वें क्वेश्चन पे, और ये जो 5वां क्वेश्चन आपका होगा इसी में आपको नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन और सिंटैक्स और होमोफोन्स, ये 5 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं।
और इसमें अगर देखा जाए तो इसमें दो दो क्वेश्चन दिए गए होंगे और दो में से कोई एक ही आपको सॉल्व करना है। तो आप देखेंगे दोनों में से जो आपको ज़्यादा आसान लगेगा, जो आपको जिसमें आपको कॉन्फिडेंस हो कि हाँ ये मुझे अच्छे से आता है, वही आपको सॉल्व करना है। तो देखिए पहला इसमें जो दिया गया है क्वेश्चन, पहला है आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। यहां पे पहला क्वेश्चन दिया गया आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम, और देखिए ये डोंट से स्टार्ट हुआ है, यानी कि एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। जब भी डोंट से स्टार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच तो यानी कि वो एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, और हम इसमें क्या करते हैं, सेड को फॉरबेड में चेंज करते हैं, या फिर इसमें अगर एडवाइस लगाते हैं, ऑर्डर लगाते हैं, तो टू के पहले आपको नॉट का यूज़ करना पड़ता है, और फॉरबेड के साथ सीधे टू का यूज़ करते हैं। नरेशन आपको फुल डिटेल में बहुत सारे वीडियोज़ नरेशन के मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं, अगर आपने उन वीडियोज़ को देखा होगा तो आपको नरेशन में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो देखिए इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे आई, और सेड को अगर आप यहाँ पे फॉरबेड में चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर दें आई फॉरबेड। लेकिन फ्रेंड्स रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, फॉरबेड, इनके बाद एक ऑब्जेक्ट होना कंपलसरी है, इसके बाद एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, बट यहाँ सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हो तो आप अपनी तरफ से यहाँ पे हिम को बना सकते हैं ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये हो जाएगा आई फॉरबेड हिम, और इसके बाद कॉमा की जगह पे आप सीधे टू का यूज़ कर सकते हैं। रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, फॉरबेड, इसके बाद एक ऑब्जेक्ट होना कंपलसरी है। मान लीजिए अगर नहीं दिया गया है तो आप वहाँ पे अपनी तरफ से एक ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, यहाँ पे हिम। अब यहाँ पे आई था इसलिए हिम रखा गया, अगर यहाँ पे ही होता तो अब यहाँ पे मी को भी रख सकते थे। तो हो जाएगा आई फॉरबिड हिम, और कॉमा की जगह पे टू का यूज़ करेंगे, यानी कि अब यहाँ पे इन्फिनिटिव का यूज़ होना है, और डोंट को हटा दिया जाता है, यानी टू के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। इन्फिनिटिव क्या होता है, टू प्लस V1, तो टू के बाद यहाँ पे हो जाएगा वेस्ट। अब योर, यहाँ पे योर को चेंज करना है सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट हिम यहाँ पे है, और ये पॉजेसिव केस है तो हिम का पॉजेसिव केस हिज हो जाएगा, हिज टाइम। ये प्रोनाउन में चेंज करना भी आपको फुल डिटेल में बताया गया है। तो ये हो जाएगा आई फॉरबिड हिम टू वेस्ट हिज टाइम। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसमें एक और जो दिया गया, वैसे तो आपको दोनों में से एक ही करना है, लेकिन हम आपको दोनों बता देते हैं। दूसरा यहाँ पे दिया गया, माई टीचर सेड टू हिम, माई टीचर सेड टू हिम, और रिपोर्टेड स्पीच हमारा है यू कैन सेंड योर एप्लीकेशन ऑनलाइन टू। अब देखिए माई टीचर सेड टू हिम, यानी कि मेरे टीचर ने उससे कहा यू कैन सेंड योर एप्लीकेशन ऑनलाइन टू, यानी कि तुम अपना एप्लीकेशन ऑनलाइन भी भेज सकते हो। तो देखते फ्रेंड्स यहाँ पे जो रिपोर्टिंग स्पीच इसका है ये पास्ट में है, और रिपोर्टेड स्पीच अगर देखें तो ये सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है। और अगर रिपोर्टेड स्पीच सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ हो तो इसका मतलब है कि वो एक असर्टिव सेंटेंस है, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस का पहचान ही है कि वो हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। तो जब भी असर्टिव सेंटेंस होता है तो आप क्या करते हैं, सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे माई टीचर, माई टीचर, और सेड टू को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं टोल्ड में, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट दिया गया है। तो हो जाएगा माई टीचर टोल्ड हिम, माई टीचर टोल्ड हिम। अब कॉमा की जगह पे आप सीधे दैट का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में कनेक्टिव वर्ड के रूप में दैट का यूज़ किया जाता है। तो माई टीचर टोल्ड हिम दैट। अब यू है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट यहाँ पे हिम है, और यहाँ पे यू सब्जेक्टिव केस है तो हिम का सब्जेक्टिव केस ही हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट ही हो गया। और कैन को चेंज कर देते हैं कुड में, क्योंकि इसका जो रिपोर्टिंग स्पीच है ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होना चाहिए, और कैन का पास्ट क्या होता है, कुड होता है, तो कैन का कुड हो जाएगा ही कुड सेंड। अब योर को चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन पॉजेसिव केस है तो हिम का पॉजेसिव केस हिज हो जाएगा, हिज एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हिज एप्लीकेशन हो गया ऑनलाइन टू, ये TOO इसको चेंज नहीं करेंगे, सीधे हो जाएगा माई टीचर टोल्ड हिम दैट ही कुड सेंड हिज एप्लीकेशन ऑनलाइन टू। इस तरीके से आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पांचवे का बी वाला जो क्वेश्चन है, पांचवे का बी,
वो उसमें सिंथेसिस से क्वेश्चन दिया गया है। पहला यहाँ पे है आई कैन गिव यू अ ड्रेस, आई कैन गिव यू अ ड्रेस, और इसमें दूसरा सेंटेंस दिया है माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, माई मदर गिफ्टेड इट टू मी। और ब्रैकेट में यहां पे दिया गया है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ब्रैकेट में दिया गया है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कि इसको आपको कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। और कॉम्प्लेक्स में 3 ही रूल होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो आई कैन गिव यू अ ड्रेस, मैं तुम्हें एक ड्रेस दे सकती हूँ या दे सकता हूँ कह सकते हैं। माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, मेरी माँ ने वह मुझे दिया था, गिफ्ट किया था। तो इसमें देखिए कौन सी ड्रेस दे सकता हूँ, जो मेरी माँ ने मुझे गिफ्ट किया था। तो इसमें एक ड्रेस क्या है, एक नाउन है, नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम इसमें करेगा कि कौन सा ड्रेस, जो मुझे मेरी माँ ने गिफ्ट किया था। तो यहाँ पे हम एडजेक्टिव क्लॉज का यूज कर सकते हैं। अब कैसे इसको कंबाइन करेंगे, सबसे पहले मैं तुम्हें वह ड्रेस दे सकता हूँ, ये करना है तो हो जाएगा आई कैन गिव यू, आई कैन गिव यू। अब यहाँ पे अ ड्रेस के जगह पे आप द ड्रेस कर देंगे, क्योंकि जब भी हम किसी भी क्वेश्चन वर्ड का यूज एज अ कंजंक्शन करते हैं तो उसके पहले जो नाउन आता है उसके पहले द का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आई कैन गिव यू द ड्रेस, और इसके बाद यहाँ पे विच का यूज करेंगे, जो के लिए, जो या जिसे के लिए विच का यूज होगा, जिसे मुझे मेरी माँ ने गिफ्ट किया था। तो आई कैन गिव यू द ड्रेस विच, यानी कि जिसे मेरी माँ ने गिफ्ट किया था, यानी कि माई मदर, विच माई मदर गिफ्टेड मी। ये हो जाएगा आई कैन गिव यू द ड्रेस, यानी कि मैं तुम्हें वह ड्रेस दे सकता हूं विच माई मदर गिफ्टेड मी, जो मेरी माँ ने मुझे दिया था। दूसरा यहां पे दिया गया है डू इट, लीव इट, डू इट, लीव इट, और ब्रैकेट में दिया गया है कंपाउंड, कंपाउंड सेंटेंस। इसको आपको एक कंबाइन करके कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, डू इट, लीव इट। और ये बहुत ही इजी है, आप देखेंगे दोनों में से जो आपको आसान लगेगा वही आपको केवल सॉल्व करना है, एक ही आपको करना है, यानी कि दोनों आ रहे हैं तो दोनों कर देते हैं, एक ही आपको करना है। तो देखिए डू इट, लीव इट, इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं। डू इट का मतलब ऐसा या करो, लीव इट का मतलब छोड़ दो, या करो या छोड़ दो। तो इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं कि या तो इसे करो या तो छोड़ दो। तो या इसमें आ रहा है, और कंपाउंड में हम 4 टाइप के कंजंक्शन का यूज करते हैं, कुमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव, रिलेटिव। तो इसमें जो ईदर और, नीदर नॉर है, ये सब अल्टरनेटिव कंजंक्शन है, विकल्प वाले हैं। तो यहाँ पे आप ईदर और का यूज कर सकते हैं। और ईदर और का यूज करने के लिए आपको देखना होगा कि क्या जो दोनों सेंटेंस हमें दिए गए हैं, दोनों का जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग वर्ड है वो सेम है। यहाँ पे डू है, यहाँ पे लीव है, तो ये सेम नहीं है। जब स्टार्टिंग में ही डिफरेंट वर्ड हो जाएंगे तो आपको ईदर सबसे पहले लगाना है। अगर दोनों सेम होता तो उसको पहले लिख लिया जाता, और उसके बाद आगे जहाँ पे डिफरेंट वर्ड मिलता वहाँ पे ईदर लगाते। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में दोनों डिफरेंट हो गए तो ईदर सबसे पहले आ गया, तो हो जाएगा ईदर डू इट, या तो इसे करो, और लीव इट, या फिर इसे छोड़ दो, और लीव इट। तो ये बहुत ही इजी था, इसमें केवल ईदर और आपको लगा देना था। ईदर के बाद पहला सेंटेंस, फिर और लगा के दूसरा सेंटेंस, हो गया ईदर डू इट और लीव इट, चाहे इसे करो और चाहे इसे छोड़ दो। और इसके बाद देखिए इसमें सी वाला जो क्वेश्चन दिया गया है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, इसमें पैसिव वॉइस में दिया गया, ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन दिया गया तीसरा वाला। पहला इसमें है आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। और फ्रेंड्स अगर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन 3 इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, दूसरा है रिमूव टू, और तीसरा है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो ये 3 टॉपिक अगर आपके प्रिपेयर्ड हैं तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए पहला दिया गया है पैसिव वॉइस में, इसको चेंज करना है आई कैन डू इट। और देखा जाए तो ये किस टाइप का सेंटेंस है, एक असर्टिव सेंटेंस है, क्योंकि ये सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है। और पैसिव वॉइस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इट है, जो वर्ब के तुरंत बाद आया है ऑब्जेक्ट, इट है यहाँ पे। तो इट को सबसे पहले हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे यहाँ पे,
और जब भी कोई मॉडल वर्ब आता है, कैन इसमें क्या है, एक मॉडल वर्ब है, तो मे, कैन, शुड, मस्ट, ऑट टू, कोई भी मॉडल वर्ब अगर आता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय आपको उसमें बी ऐड करना होता है। यहाँ पे कैन का कुड नहीं करना है, कैन का कुड नरेशन में होता है। पैसिव वॉइस में क्या होगा, अगर कैन रहेगा तो कैन बी कर देंगे, अगर शुड होगा तो शुड बी, मस्ट होगा तो मस्ट बी, ऑट टू होगा तो ऑट टू बी, ऐसा होता है। तो यहाँ पे कैन आया है, इसको कैन बी कर देंगे, ये हो जाएगा इट कैन बी। और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो डू का थर्ड फॉर्म यहाँ पे डन हो जाएगा, इट कैन बी डन। अब इसमें जो सब्जेक्ट आई है इसको उधर लेके जाएंगे तो बाय मी हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे लिखेंगे आई का, इट कैन बी डन बाय मी। इस तरीके से आप इसको पैसिव में चेंज कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिजीज, फॉर दिस डिजीज, यानी कि यह इस बीमारी की सबसे प्रभावशाली रेमेडी यानी सबसे प्रभावशाली उपाय है, यह इस बीमारी का सबसे प्रभावशाली उपाय है। और इसको आपको चेंज करना है कंपैरेटिव डिग्री में, और ये किस डिग्री में है, अगर देखा जाए तो इसमें द मोस्ट आया हुआ है, इसका मतलब है कि ये सुपरलेटिव डिग्री में है, तो सुपरलेटिव से आपको इसको कंपैरेटिव में चेंज करना है। दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिजीज। और कंपैरेटिव बनाने के लिए आपको बताया गया है डिग्री ऑफ कंपैरिजन में कि अगर आपको कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो सबसे पहले आपको मेन सब्जेक्ट लिखना होगा जिसके बारे में बात हो रही है। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट इसमें दिस है, तो दिस से ही आपको स्टार्टिंग करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा दिस इज, सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पे लिखेंगे दिस, वर्ब आएगा इज, और इसमें द मोस्ट इफेक्टिव है, इसका कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, मोर इफेक्टिव, दिस इज मोर इफेक्टिव, मोर इफेक्टिव। और देखिए इसमें कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा देन का यूज करते हैं, तो यहाँ पे देन आ जाएगा, दिस इज मोर इफेक्टिव देन, और देन के बाद एनी अदर का यूज किया जाता है। अगर आप सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बना रहे हैं तो आपको देन के बाद एनी अदर का यूज करना होगा, तो जाएगा दिस इज मोर इफेक्टिव देन एनी अदर रेमेडी फॉर दिस डिजीज, यहाँ पे हो जाएगा रेमेडी फॉर दिस डिजीज। तो आई होप फ्रेंड्स आपने मेरा जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन का वीडियो है वो जरूर देखा होगा। अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसमें जो अगला क्वेश्चन दिया गया है डी वाला, जो सिंटैक्स से दिया गया है करेक्ट करने के लिए, डी वाला, इसमें डी का पहला क्वेश्चन है यू आर सीनियर देन मी, यू आर सीनियर देन मी, यू आर सीनियर देन मी, यानी कि आप मुझसे सीनियर हैं। और इसमें आपको बताना है कि इसमें मिस्टेक क्या है। आपने कंपैरेटिव डिग्री में पढ़ा है कि जब भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है तो उसके बाद देन का यूज करते हैं, बट अगर सीनियर को देखा जाए तो ये कोई कंपैरेटिव डिग्री तो है ही नहीं, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के लास्ट में ई आर आता है और इसमें लास्ट में ओ आर आया है। तो आपको देखना है कि जब भी जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, इनमें से कोई यूज होता है, अगर लास्ट में ओ आर होगा तो आपको देन नहीं बल्कि टू का यूज करना होगा। तो यही इसमें एरर था। आप इसको करेक्ट कर सकते हैं कैसे, यहाँ पे आप करेंगे यू आर सीनियर टू मी हो जाएगा। यहाँ पे आपको देन के जगह पे टू कर देना है, बाकी आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कैटल्स आर ग्रेजिंग। दूसरा है कैटल्स आर ग्रेजिंग। अब ये सेंटेंस देखकर आप थोड़ा कंफ्यूज जरूर होंगे कि इसमें मिस्टेक क्या है भला। कैटल्स आर ग्रेजिंग यानी कि पशु चर रहे हैं। तो यहाँ पे देखा जाए कैटल्स प्लूरल है, इसके साथ आर लगाया गया है और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म में, यानी कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिखा गया है। तो इसमें आपको कोई एरर नहीं लग रहा होगा, क्योंकि कैटल्स प्लूरल है तो इसमें एस भी लगाया गया है और इसके साथ आर का यूज़ किया गया है। जब भी प्लूरल होता है तो आर का यूज़ करते हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ पे है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रहा होगा। बट अगर हम यहाँ पे देखें तो कैटल जो वर्ड है CATTLE, ये जो कैटल वर्ड है इसका मतलब ही होता है पशु, मवेशी, यानी कि पशुओं का एक झुंड, यानी कि अपने आप में एक प्लूरल वर्ड है। कैटल अपने आप में एक प्लूरल वर्ड है, इसको प्लूरल बनाने के लिए इसमें एस नहीं ऐड करते हैं।
तो यहीं पे हमारा मिस्टेक है इसमें। जैसे पीपल हो गया, तो पीपल अपने आप में ही एक प्लूरल वर्ड है, क्योंकि पीपल का मतलब लोग, जहाँ पे एक से ज़्यादा पर्सन होंगे उसको पीपल कहा जाता है। जैसे चिल्ड्रेन हो गया, तो चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन है, लेकिन चिल्ड्रेन अपने आप में ही प्लूरल है, तो उसमें एस नहीं ऐड करते हैं। तो ऐसे यहाँ भी है, कैटिल जो वर्ड है ये अपने आप में ही प्लूरल है, इसमें एस नहीं लगेगा। बस केवल आपको इसमें से एस को हटा देना है, और कैटिल अपने आप में प्लूरल वर्ड है इसलिए इसके साथ आर ही आएगा। कैटिल आर ग्रेजिंग, ये करेक्ट सेंटेंस हमारा होगा। इसमें से आपको केवल एस को हटाना था। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स, पांचवें का जो ई वाला क्वेश्चन होगा, पांचवें का ई वाला जो क्वेश्चन होगा, इसमें आपको होमोफोन दिया गया होगा। कहा गया है कि यूज एनी ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। यानी कि इसमें जो दो पेयर दिए गए हैं, दोनों में से किसी एक पेयर को आपको अपनी सेंटेंस में यूज करना है, ताकि इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए पहला दिया गया है, पहला इसमें दिया गया रिफ्यूज, REFUSE रिफ्यूज, और REFUGE रिफ्यूज। और दूसरा पेयर यहाँ पे दिया गया है SELL सेल और CELL सेल। तो होमोफोन्स क्या होते हैं? जिसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल सेम होता है, लेकिन उसका मीनिंग डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसको भी हम रिफ्यूज पढ़ सकते हैं और इसको भी रिफ्यूज पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें REFUSE है, यहाँ पे GE है। और अब दोनों के मीनिंग में जो डिफरेंस है ये देख लेते हैं। REFUSE रिफ्यूज का मतलब क्या होता है? इस रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना। वैसे आपको इसमें इसका मीनिंग नहीं लिखना है, ना तो हिंदी में ना इंग्लिश में। और रिफ्यूज का आपको मीनिंग इसमें नहीं लिखना है, केवल आपको अपने सेंटेंस में यूज करना है। बट आपको सेंटेंस में इसको यूज करने के लिए इसका मीनिंग पता होना जरूरी है। जब आप मीनिंग जानेंगे तभी इसको आप सेंटेंस में यूज कर पाएंगे। तो REFUSE रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना, और REFUGE रिफ्यूज का मतलब होता है शरण। जैसे कोई किसी एक देश से निकाल दिया जाता है, वो दूसरे देश में जाके शरण ले लेता है। नेक्स्ट यहाँ पे SELL सेल, जिसका मतलब क्या होता है? SELL सेल का मतलब एक तो बेचना होता है, सेल का मतलब बेचना होता है, और CELL सेल का मतलब क्या होता है? कोशिका होता है, कोशिका। या फिर CELL सेल का मतलब क्या होता है? एक जो सेल आता है जो घड़ी वगैरह में लगाते हैं, वो बैटरी वाला, तो उसको भी हम सेल कह सकते हैं। अब इसका मीनिंग तो आपको पता चल गया सभी का। अब इसको आप अपनी सेंटेंस में यूज करेंगे कैसे? REFUSE रिफ्यूज को आप कैसे यूज कर सकते हैं? जैसे यहाँ पे आप सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, और सेंटेंस बनाते समय आपको ध्यान देना है कि आप एक सिंपल सा ही सेंटेंस बनाएंगे, एक आसान ही सेंटेंस बनाना है। ऐसा नहीं माइंड में आप कोई डिफिकल्ट सा सेंटेंस सोच लें फिर ट्रांसलेशन में मिस्टेक हो जाए, ऐसा आपको नहीं करना है। तो आप एक सीधा साधा एक सिंपल सा यहाँ पे एक सेंटेंस लिखेंगे, जैसे माई फादर रिफ्यूज्ड मी टू गिव मनी। माई फादर रिफ्यूज्ड मी टू गिव मनी, यानी कि मेरे पिता ने मुझे पैसे देने से मना कर दिया। माई फादर रिफ्यूज्ड मी टू गिव मनी, इसका मतलब हो गया कि मेरे पापा ने पैसे देने से मुझे मना कर दिया। तो इस तरीके से आप इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। और अगला जो है REFUGE रिफ्यूज, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि द सेंट wanted refuse, the saint wanted refuge in my village। इस तरीके से आप इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द सेंट wanted refuge in my village, यानी कि जो साधु था, सन्यासी था, वो हमारे गांव में शरण लेना चाहता था। तो इस तरीके से आप रिफ्यूज को भी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। अब देखिए SELL सेल का मतलब बेचना है, तो इसको आप सेंटेंस में यूज कर सकते हैं कि I shall sell my phone। I shall sell my phone, मैं अपना फ़ोन बेच दूंगा, ऐसे इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। और ये CELL को क्या कह सकते हैं कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट
ऑफ आवर बॉडी। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी, यानी कि कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम CELL सेल की बात करें तो इसका 3 मीनिंग हो सकता है। एक तो सेल का मतलब कोशिका है, और एक सेल आता है जो हम घड़ी में लगाते हैं या फिर जो रिमोट में लगता है उसको भी सेल ही कहा जाता है। और एक सेल का मतलब एक रूम कह सकते हैं, कमरा कह सकते हैं, जैसे पुलिस स्टेशन में जो सेल होते हैं, जो कमरे होते हैं कैदियों को कैद करने के लिए, उसको भी सेल ही कहा जाता है। तो सेल का मतलब एक कमरा भी कहा जा सकता है। तो इसका अगर 3 सेंस निकल रहा है तो आप तीनों में से किसी भी एक सेंस पे आप सेंटेंस में उसको यूज कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे कोशिका को लेकर अगर इसको यूज करते हैं तो हम कह सकते हैं कि आवर बॉडी इज composed of cells, यानी कि हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से बना हुआ है। Our body is composed of cells, हमारा शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है। तो इस तरीके से आप इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। तो अगर इसका 2-3 सेंस हो जाता है तो आप किसी भी एक सेंस पर सेंटेंस में इसको यूज कर सकते हैं, जो भी आपको ईजी लगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये जो सेक्शन C है इसमें आप इन चौथे और 5वें क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब इसमें केवल एक क्वेश्चन बचा हुआ है 6वां, जो कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश है। इसमें आपको एक हिंदी का पैसेज दिया गया जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो अगर इसको भी इसी वीडियो में बताते हैं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो इसको आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप ऐसे वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।